everyone. Here we are talking about our B.Ed first year's teaching subject, that is teaching of English. Today's our topic is about direct method of teaching language. Here we are talking about the English language, that is a foreign language for us. तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको सिखाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए हम जो डायरेक्ट मेथड है उसका यूज करते हैं ना. व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड? यू नो, इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर डेफिनेशंस, मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड ओरिजिन ऑफ द डायरेक्ट मेथड. तो आई रिपीट हियर, जो डायरेक्ट मेथड होता है हम उसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड बिकॉज इन दिस मेथड देयर इज नो स्पेस फॉर मदर टंग टू एक्सप्लेन एनी वर्ड मीनिंग. हियर टीचर always use English to explain any meaning, any word meaning, any phrase meaning or idioms or sentence. The बात करें अगर हम मदर टंग की, तो उसको एक तरीके से बैन किया जाता है यहाँ पे. द मदर टंग इज बैन्ड इन डायरेक्ट मेथड फॉर टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश टीचिंग के लिए जो डायरेक्ट मेथड है उसमें एक तरह से मदर टंग को जब बैन कर दिया जाता है, ना तो टीचर द्वारा जो यूज की जाती है मदर टंग किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए, ना ही स्टूडेंट के द्वारा जो है यूज की जाती है, या फिर स्टूडेंट को परमिशन नहीं दी जाती. इसमें जो है डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश जो एक्सप्लेन किया जाता था, किया जाता है, था नहीं है अभी. मतलब ये जो मेथड है इट इज मच पॉपुलर इन कॉन्वेंट स्कूल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम इन मॉडर्न इंडिया. Every parents prefer to send their ward in English medium schools, या फिर कह लें कि हम इन जो ICSE पैटर्न है या CBSE पैटर्न है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं दे प्रेफर टू गो फॉर स्टडी इन अदर कंट्रीज, इन फॉरेन कंट्रीज आफ्टर देयर 12th or after their graduation. So parents prefer to send their wards in English medium schools from first class, or you can say from their nursery class. So here in today's time the direct method is popular in I think each and every schools for the teaching. So now we can now we talk about, here we are talking about the advantages of direct method. उसकी जो advantages हैं वो क्या क्या है अगर हम direct method को करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो कौन कौन सी रहती हैं बच्चों को टीच करने के लिए, या फिर बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो उनके स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाया जाता है, तो उसमें क्या फायदा रहता है. एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड. Advantages of direct method: to teach foreign language, or you can say to teach English. इंग्लिश को पढ़ाने में जो डायरेक्ट मेथड है उसकी क्या क्या जो एडवांटेजेस है, क्या क्या उसके जो लाभ हैं. हम डायरेक्टली पॉइंट्स पे आते हैं, हम बात करते हैं. We already talked about principle, that is the point oral practice, and जो एक लिमिटेड वोकैबुलरी की बात की हमने, प्रोनाउंसिएशन की बात की थी. दैट इज आल्सो एडवांटेज बिकॉज देयर इज मच एम्फसिस लेड ऑन oral practice. You can say the fluency of speech. वहाँ पे ज़्यादातर जो oral वर्क को प्रेफर किया जाता है विदाउट ट्रांसलेशन इन मदर टंग. डायरेक्ट इंग्लिश, यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश में ही बच्चे को जो ओरल प्रैक्टिस करवाई जाती है थ्रू द एक्शंस, नॉट अ ट्रांसलेशन इन मदर टंग बट इन थ्रू द एक्शंस. वहाँ पे बच्चे को प्रॉपर एक्शन से जो रियल सिचुएशन है वो क्रिएट करके, जब विद द हेल्प ऑफ रियल ऑब्जेक्ट the teacher always to explain the meaning of a word, of a phrase, of a sentence. किसी की भी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं it gives fluency of speech. It gives fluency of speech. Fluency of speech. The reason of behind it, the principle where it assumes
द ड्रिल वर्क या फिर प्रैक्टिस या फिर ऑरल वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज, कि जो ओरल वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। हेयर वो एडवांटेजेस क्या है, तो ये क्या करता है, इट गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये स्पीच में एक फ्लुएंसी देता है, बिकॉज इट लेज मच स्ट्रेस ऑन ऑरल वर्क या फिर स्पीच। यहाँ पे जो स्पीच को ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है, उस पर ज्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है, इसलिए क्या करता है, इट हेल्प अस टू गिव फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग स्टार्टेड इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश आप अच्छे से शुरू करना चाहते हो, तो क्या है, आपकी जो ऑरल वर्क पे डिपेंड करती है, दैट गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलने में जो हेल्प है वो कर सकता है। आगे हम बात करते हैं मोर स्ट्रेस इज ऑन ऑरल वर्क। मोर स्ट्रेस इज ऑन ऑरल वर्क। मोर स्ट्रेस इज ऑन ऑरल वर्क बिकॉज किस लिए दिया जाता है, उसके पीछे का रीजन है टू गिव फ्लुएंसी ऑफ द स्पीच। किसी भी फ्लुएंसी के लिए, अगर हम किसी भी लैंग्वेज में अपनी फ्लुएंसी बनाना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से बोलने जो सीखना चाहते हैं, दैट हमें क्या करना पड़ता है, ओरल जो वर्क है, या फिर हम कह सकते हैं ओरल प्रैक्टिस हमें वो ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ती है, तभी क्या हम कर सकते हैं, जो फ्लुएंसी ऑफ स्पीच अपनी वो बना सकते हैं। तो more stress is on oral words which ensure good pronunciation habit to the learner। तो वो क्या करता है, जो एक प्रोनाउंसिएशन सुधारने में, क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलेंगे, जितना ज्यादा हम ओरल वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें जो लैंग्वेज पे हम मास्टरी कर सकते हैं, उतनी ज्यादा जो हम उसका साउंड सिस्टम है उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज अ नेचुरल मेथड। It is a natural method. Natural method because here there is no use of other language to translate or to explain the word meaning। तो इसमें क्या किया जाता है, it teaches English language in the same way in which the child learns his mother tongue। तो इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है, जैसे कि बच्चा अपनी जो मदर टंग है वो सीखता है, दैट इज थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें बच्चे को लिसनिंग करवाई जाती है, देन स्पीकिंग करवाई जाती है नेचुरल वे। उसको जो है एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का जो एक एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो करने की बात नहीं करी जाती। इसमें डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश समझाया जाता है, डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश जो उसकी ऑरल प्रैक्टिस करवाई जाती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग। इंग्लिश में उसको सुनाया जाता है, देन आउटपुट भी उसकी जो इंग्लिश में ली जाती है। तो दैट इज इन द सेम वे इन द जैसे कि बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है, जैसे कि बच्चा एक जो लर्न करता है अपनी मदर टंग, उसी तरीके से फिर वो क्या करता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लर्न करता है। आगे हम बात करते हैं, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। क्या करता है, होल टू पार्ट, दैट मीन्स जो मोर एम्फोसिस है या फिर जो यूनिट ऑफ स्पीच है वो क्या होती है, वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो सेंटेंस से लेकर फिर वर्ड्स तक काम करता है। पहले सेंटेंस की बात आती है, देन इट कम्स ऑन द वर्ड, उसके बाद वो क्या करता है, वर्ड्स पे आता है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। इट फॉलोज द प्रिंसिपल of whole to part। that means क्या है, sentence to word, sentence to word। we already done in the principle, इसको हमने प्रिंसिपल में डन किया है कि द सेंटेंस इज यूनिट ऑफ स्पीच। जो सेंटेंस जो स्पीकिंग की यूनिट है वो क्या रहता है, वहां पे सेंटेंस रहता है रादर देन वर्ड। तो वहां पे होल टू पार्ट या प्रिंसिपल मीन्स दैट इन पहले जो पूरे सेंटेंस आपको बताया जाएगा, देन उसके बाद उसके जो पार्ट्स है वो करवाए जाएंगे, वर्ड्स के जो मीनिंग है वो क्लियर आपको करवाए जाएंगे। तो सो दैट्स व्हाई इट इज, वो क्या है, यूनिट बेस्ड है ऑन
सेंटेंस पे। आगे हम बात करते हैं, इट इज साइकोलॉजिकली साउंड एज टीचर प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल एंड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ये भी हमने प्रिंसिपल में किया था। एक सिंपल टू जो स्पेसिफिक है वो चलता है, सिंपल टू एक कॉम्प्लेक्स में चलता है। सबसे पहले हम उसकी सिंपलिसिटी की बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स तक जाता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेम कंक्रीट टू जो अब्स्ट्रैक्ट चलता है। आगे हम बात करते हैं, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू थिंक इन इंग्लिश। इट हेल्प्स the child to think in English. This is very important to think in English for each and every student whenever they learn a foreign language, या फिर हम कह सकते हैं they learn the English language, because जब तक हम इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना स्टार्ट नहीं करते तब तक क्या है, हम उस पे जो लैंग्वेज पे मास्टरी है वो नहीं कर सकते। जो डायरेक्ट मेथड है वो कैसे हेल्पफुल है, it helps the child to think in English because there is no space for the mother tongue or no space of other language to explain the word meaning, to explain the sentence meaning. Here teacher and student always use the English language for the conversation, for the communication, so that's why it helps to the child to think English because जो है यहाँ पे बच्चा जो सुनेगा इंग्लिश में, जो बोलेगा वो इंग्लिश में, तो दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, थिंक भी क्या करेगा, डायरेक्टली इंग्लिश में करेगा। आगे हम बात करते हैं, दिस मेथड हेल्प्स इन सेल्फ एक्सप्रेशन। इट हेल्प्स टू सेल्फ एक्सप्रेशन। तो इसमें सेल्फ जो एक्सप्रेस है हमारा, सेल्फ एक्सप्रेशन में हमारी जो हेल्प करता है, हम जो अपना बोलना चाहते हैं, अपने जो विचार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसमें क्या करता है वो डायरेक्टली इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन की हेल्प है वो स्टूडेंट की करता है। आगे हम बात करते हैं, ये इट मेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इजी एंड प्लीजेंट। इट मेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश teaching of English pleasant and easy and इसको क्या करता है वो इंग्लिश को इजी बना देता है और बच्चों के लिए क्या करता है प्लीजेंट बना देता है। बच्चे जो आराम से इसको सीख जाते हैं बिकॉज इसमें जो सारा काम होता है वो किस तरीके से होता है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। तो बच्चों को वो जब सोचना इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं, जब वो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो एक्सप्रेस करना स्टार्ट दे देते हैं, तब क्या होता है जो टीचिंग इंग्लिश है वो क्या हो जाती है इजी एंड प्लीजेंट बन जाती है। आगे हम बात करते हैं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्किल्स। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है, रिलेटेड टू द जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लैंग्वेज कौन कौन से है, किसके साथ डायरेक्टली जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि ये नेचुरल भी माना गया है तो बच्चे को जो लिसनिंग है वो करवाई जाती है, देन उसके बाद क्या होती है उसकी स्पीकिंग की टर्न आ जाती है। तो दूसरा है इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। So these are the benefits, here you
कैन से दीज आर द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। कौन कौन सी एडवांटेज की हमने? इट गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, मोर स्ट्रेस ऑन oral work, it is a natural method for teaching English, it follows the principle of whole to part, that is mean by the unit of speech is sentence rather than a word. It helps the child to think in English, it helps in self-expression, it makes the teaching of English easy and pleasant, it is directly related to the language skills. Language skills कौन कौन सी हैं? Language skills, that is speaking and listening, listening and speaking, पहले listening होती है फिर speaking, और it is full of activities, full of activities मतलब यहाँ पे oral work होता है, drill work, practice work, listening and speaking। तो ये तो कुछ उसकी एडवांटेजेस। आगे हम इसकी बात करते हैं, जिसके इसके कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ वो नुकसान भी होते हैं, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट मेथड है दैट मीन्स ये इन सेम लैंग्वेज में इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं दे कांट अंडरस्टैंड, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते इसमें सेम लैंग्वेज में जो एक्सप्लेनेशन है, जो वर्ड मीनिंग है नहीं समझ पाते, तो उनके लिए ये क्या है प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। कौन कौन सी जो डिसएडवांटेजेस हैं डायरेक्ट मेथड की, हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सबसे बड़ी जो हम इसकी जो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करना चाहते हैं तो वो है लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट मीन जो रियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हर एक जो पर्सन है वो नहीं कर सकता, या फिर बहुत कम समय के लिए होती है। जैसे ही वो लेक्चर खत्म होता है, वो सिचुएशन खत्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर आता है तो जो सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, lack of atmosphere, is क्या मीनिंग है? The atmosphere of teaching English at schools for direct method of teaching created by the English teacher in his or her period। जो भी टीचर इंग्लिश पढ़ाना पढ़ाएगा तो वो अपने जो लेक्चर में अपने पीरियड में वो सिचुएशन क्रिएट करेगा, बट सून डिसअपीयर विद द रिंगिंग ऑफ द बेल। जैसे ही जो लेक्चर चेंज होता है उसी समय वो क्या हो जाती है, दैट सिचुएशन क्या चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के बाद आपका लेक्चर आ गया हिंदी का, उसके बाद आ गया पंजाबी का, तो एवरेज एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है उसी टाइम, उस 35 या 40 मिनट तक वो एटमॉस्फेयर बनता है। 5-7 मिनट उस एटमॉस्फेयर बनने को लगते हैं, जब तक वो अपने एटमॉस्फेयर बनता है और उधर बेल होती है तो वो एटमॉस्फेयर वहीं पे जो खत्म है वो हो जाता है। आगे हम बात करते हैं एन इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड, इसको जो क्या है इनकम्प्लीट मेथड है वो माना गया है। इनकम्प्लीट जो मेथड है वो क्यों माना गया है? तो इसमें क्या है, दिस मेथड प्रमोट्स द ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इसमें जो मच एम्फेसिस है वो लैंग्वेज पे किया जाता है, वो ओरल प्रैक्टिस पे किया जाता है, दैट मीन्स वो स्पीकिंग पे किया जाता है। वहां पे जो राइटिंग है, रीडिंग है, उस पे जो है वो लेस एम्फेसिस होता है, तो इसलिए इसको क्या है जो इनकम्प्लीट है वो माना गया है। इट डज नॉट गिव द ड्यू टेंशन टू रीडिंग एंड राइटिंग, इसलिए क्या है इसको अनकम्प्लीट मेथड माना गया है। बिकॉज द फोर जो बेसिक स्किल्स है लिसनिंग, रीडिंग, रीडिंग आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू लर्न द लैंग्वेज, या टू एक जो गेन मास्टरी ओवर द लैंग्वेज। तो इसलिए क्या है ये इनकम्प्लीट है बिकॉज देयर इज रीडिंग और राइटिंग, जो क्वेश्चन है वो क्या होता है वहां पे बहुत ही कम होता है। दे ओनली प्रेफर द लिसनिंग एंड रीडिंग, सो इसलिए इसको क्या कहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट मेथड। आगे है लैक ऑफ सूटेबल टीचर्स।
lack of suitable teachers. If we talk about our country, there is no more teachers. कौन से टीचर्स नहीं है जो सूटेबल फॉर द डायरेक्ट मेथड? तो बहुत जो कम टीचर है दे आर सूटेबल फॉर द डायरेक्ट मेथड, या हम यूँ कह सकते हैं दे कैन क्रिएट द ओरिजिनल जो सिचुएशन है वो टू टीच इंग्लिश इन द क्लासरूम. In India, there are a shortage of such teachers who are skilled in teaching of English. इस methods को अच्छे से पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं उनकी कमी है. आगे हम बात करते हैं, it is a difficult and an expensive method. It is an difficult and an expensive method. Difficult because each and every teacher do not create a original situation in classroom to teach English. Each and every teacher can't use a direct method for teaching. So इसलिए ये क्या है, difficult है. This method has adequate use of proper audio visual material and atmosphere. हर एक person वहाँ पे जो atmosphere create नहीं कर सकता. Hence this method of teaching English become difficult and जो है एक्सपेंसिव है. इसके लिए जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जो एकदम से इंग्लिश का जो वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. आगे हम बात करते हैं, इट डज नॉट सूटेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट. इट डज नॉट for all students because each and every student can't understand with the help of direct method. They have to use their mother tongue to explain that, to understand the word meaning, to understand the phrase meaning, to understand the proper sentence meaning. So that is why it is not suitable for all the student. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हर एक जो स्टूडेंट के लिए suitable नहीं है, because there are different type of student in class. Some are intelligent students, some are average, and some are the big students, yeah, some are the below average students. So that's why it create panic for the below average student. Intelligent student can understand easily with the help of direct method, but जो average student है, average student they have to some more effort to understand with the help of direct method. But the student who are below average, या फिर हम कह सकते हैं who are weak student, they can't understand the word meaning, the phrase meaning or the sentence meaning with the help of direct method. So that is why this method is not suitable for all the student. आगे हम बात करते हैं, it ignores reading and writing. It ignore reading and writing because each and every skill, four basic skills: listening, reading, writing, listening, speaking, reading and writing. These are four skills for a language. So each and every skills has their own importance to learn for the learn a language. So जो direct method है, it always ignore reading and writing because here let emphasis on oral work. लिसनिंग एंड स्पीकिंग को वहाँ पे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो इग्नोर करता है रीडिंग एंड राइटिंग को. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ गुड मैनर टू लर्न, या फिर टू जो मास्टरी होती है लैंग्वेज पे, टू अंडरस्टैंड डीपली लैंग्वेज. तो हमें वहाँ पे जो फोर स्किल्स है, हर एक स्किल की जो नॉलेज है वहाँ पे जरूरी होनी चाहिए. इट इग्नोर द टीचिंग ऑफ ग्रामर. इट ignore the teaching of grammar. Because यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शनल ग्रामर पे जो है एम्फासिस करता है.
तो वहां पे जो क्या है जे ग्रामर का जो यूज है, ग्रामर का जो ये ग्रामर की टीचिंग है उसको क्या करता है, ये इग्नोर करता है, बहुत कम है वो जो वहां पे उसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, दिस मेथड इज नॉट फिट फॉर द ओवर क्राउडेड क्लासेस। इट इज नॉट fit for the overcrowded यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं क्लास में, फॉर एग्जाम्पल 40, 45, 50 या 35, इतने स्टूडेंट्स के लिए दिस इज नॉट सुटेबल या दिस इज नॉट बेनिफिशियल जो है मेथड है वो नहीं है, बिकॉज इतने जो स्टूडेंट है उनको हमें समझाना इंग्लिश टू इंग्लिश वो पॉसिबल नहीं होता। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट पे जो इंडिविजुअली अटेंशन पे करनी होती है वो नहीं कर पाते। वी कांट पे इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट बिकॉज दे आर द पीरियड इज ओनली 35 और 40 मिनट्स का जो पीरियड होता है, इसमें 35 हर एक बच्चे को सिर्फ 1 मिनट दे पाते हैं। देन तो हम हर एक बच्चे को पर्सनली या फिर इंडिविजुअली अटेंशन पे करके नहीं समझा सकते विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। और इसमें क्या होता है, जो मदर टंग होती है वो दूसरी क्या होती है, बैंड होती है, उसमें मतलब उसकी कोई एंट्री नहीं होती, कोई स्पेस नहीं होता मदर टंग का डायरेक्टली जो मेथड होता है टीचिंग के लिए। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड के हमने पिछले लेक्चर में जो मीनिंग किया था, डेफिनेशंस की थी और प्रिंसिपल की थी। इस लेक्चर में हमने इसके एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज थी वो किए। तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, दैट इज बाइलिंगुअल मेथड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।